जय हिंद साथियों, ऐतरे इंस्टीट्यूट के इस डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 4 जुलाई 2026 है और इस 4 जुलाई के रिगार्डिंग इस आज की तारीख में जो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो भी न्यूज़, जो भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सबको डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी में जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है उसको बेस बनाते हैं और उसमें से जो कंटेंट हमारे एग्जाम से रिलेट करता है, और ये कैसे पता चलेगा, तो ये आपको सिलेबस देखने के बाद और पीवाईक्यू देखने के बाद आइडिया लगता है कि कोई भी न्यूज़ उसमें से कितना कंटेंट हमको उठाना है। उसी तरह से मैं डिस्कस करता हूं ताकि आपके लिए करंट अफेयर्स कवर करना बहुत आसान हो। वरना अगर पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं कर रहे, सिलेबस नहीं देख रहे हैं, तो आप जब भी कोई इशू पढ़ेंगे, कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, कोई करंट अफेयर्स के आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट, हर चीज़ कवर करने की कोशिश करोगे और इसी चक्कर में बच्चों को बहुत सारा टाइम करंट अफेयर्स को कवर करने में वेस्ट हो जाता है। इसलिए जब भी हम सेशन डिस्कस करते हैं तो उसमें उतना ही कंटेंट रखते हैं जो हमारे लिए रिलेवेंट है। वही आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो हमारे टॉपिक से लिंक करता है या एग्जाम में पूछने का एक ट्रेंड बनता है, एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है। ठीक है, तो आज बेसिकली हमको 5 आर्टिकल डिस्कस करना है और कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ो, ठीक, तो पहले आपको ये जो सोर्स है वो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए और उसी सोर्स पर रिलाई कीजिए जिस सोर्स पर जिस सोर्स को यूपीएससी बोल सकते हैं कि एक भरोसा बना हुआ यूपीएससी के क्वेश्चन के संदर्भ में, यूपीएससी के पैटर्न के संदर्भ में ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। और आपको पता है कि हम द हिंदू को फॉलो करते हैं। द हिंदू में कोई आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कोई न्यूज़ जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है उसको कवर करते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को कवर करना है, इसमें भी अगर कोई आर्टिकल या कोई न्यूज़ ऐसा है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लिंक करता है, हम उसको डिस्कस करते हैं। और फिर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीआईबी, इसमें जो गवर्नमेंट डेली कोई ना कोई, मान लो कोई भी अपडेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, वो आपको पीआईबी में दिख ही जाएगा। तो पीआईबी भी आपको फॉलो करना चाहिए क्योंकि इस बार 2026 का जो प्रीलिम्स आया था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो पीआईबी पर आपको मिल जाएगा, उसका आर्टिकल मिल जाएगा, उसका जो न्यूज़ है, उसका जो इशू है वो मिल जाएगा। तो अगर आप पीआईबी लगातार फॉलो करते हैं तो वो एक ऑथेंटिक सोर्स बनता है। और अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है तो वो पीआईबी को भी फॉलो करती है। इस साल के पेपर को देखने से तो यही लग रहा है, तो आपको इस पर भी थोड़ा सा रिलाई करना है। हम तीनों को कवर करते हुए जो न्यूज़ हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे नेशनल या इंटरनेशनल या किसी भी सब्जेक्ट से लिंक करता हो, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा 5 टॉपिक डिस्कस करना है मुझे। ठीक, सबसे पहले टॉपिक कौन सा है? सबसे पहले टॉपिक है 16वां भारत और जापान जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है उसके संदर्भ में। आपको पता है कि अभी जापान जापान के पीएम इंडिया विजिट की है। ठीक है, लेडी है। अब इंडिया विजिट के दौरान भारतीय जापान संबंधों में बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि एक तरह से वादा किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, तो हम तो इस टॉपिक को ना दोनों एंगल से देखेंगे, प्रीलिम्स के एंगल से भी और मेंस के एंगल से भी। मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारत जापान के संबंधों में किस तरह से विस्तार आया है ना, और क्या क्या चैलेंज है दोनों देशों के संबंधों में, उसको भी डिस्कस करना है। क्योंकि अभी जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ना, यूएस से ईरान और इजराइल के बीच जो क्राइसिस है, तो एनर्जी सप्लाई को लेकर बहुत सारा कंसर्न है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, डिजिटल क्रांति का युग है, नए नए तकनीक इमर्ज हो रहे हैं जिसमें जापान की बहुत बड़ी कैपेसिटी है। भारत कैसे उसके पोटेंशियल को इन्हांस कर सकता है अपने देश के लिए, सबको डिस्कस करना है इसमें। इसको कंप्रिहेंसिव वे में डिस्कस करेंगे। यह है असम की बोरजोली आर्द्रभूमि, इसको है ना, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो सवाल उठता है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा देने से क्या फायदे होने वाले हैं और क्यों दिया गया है। तो ये आर्द्रभूमि जो वेटलैंड है ना, ये न्यूज़ में है, तो डिस्कस करके हमको समझना है कि भाई जो बोरजोली वेटलैंड है वो कहाँ पे, असम में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बोल सकते हैं कि बैंक या उसके आसपास में है, क्या क्या विशेषता है वो भी समझना है। ठीक, तीसरा है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हो क्या रहा है कि अदन की खाड़ी के पास में भारत का एक कमर्शियल शिप्स क्रॉस कर रहा था और वहाँ पर जो सोमालिया पायरेट्स होते हैं ना, उन्होंने अटैक कर दिया था इस कमर्शियल शिप्स पर। तो इसी अटैक से बचने के लिए, शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए भारतीय नेवी ने एक तरह से अभियान चलाया है और उसी संदर्भ में ये अदन की खाड़ी न्यूज़ में है। तो लोकेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब भी कोई लोकेशन न्यूज़ में रहता है तो यूपीएससी उस लोकेशन को बेस बना के क्वेश्चन पूछती रही है, तो हम इसको समझेंगे। ये गेट एनालिसिस बहुत चर्चा में है। ये क्या है? तो अभी जैसे आपको पता है कि सिया और केतन अग्रवाल का जो केस हुआ है ना, जो मर्डर वाला केस हुआ है, उसमें जो
आरोपी है, सिया का जो बॉयफ्रेंड है चेतन, चेतन के संदर्भ में कहा जा रहा है कि क्योंकि एक जिस 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 किले के पास से धक्का देकर उस लड़के को गिराया गया है और उसकी जब हत्या की गई, तो उसमें जब खुलासा हो गया, जब हत्या की जो छानबीन करते हैं, तो उसमें एक नकाब है ना, बिल्कुल नकाब टोपी पहने हुए, जैकेट डाले हुए एक लड़का दिखा सीसीटीवी में। तब वो उस नकाब से तो पता नहीं चलेगा कि कौन लड़का है, तो उसके जो चाल ढाल है ना, उसके पैटर्न को ट्रैक करना है। और गेट एनालिसिस में यही करते हैं कि जो चाल है ना, जो आपकी चलने की जो एक एक पैटर्न है, उसको डिकोड करके बेसिकली एनालिसिस किया जाता है कि इस पर्सन की पहचान क्या है। इसी वजह से गेट एनालिसिस न्यूज़ में है। अगला है भारतीय सेना के लिए विजय रोड मैप। अब आपको पता है कि विजय रोड मैप भारतीय सेना के लिए जारी किया गया है। इसका बेसिक मतलब यह है कि भारतीय सेना में किस तरह से आधुनिकीकरण, नए तकनीक, नए नए चीज़ों को जो अभी इमर्ज कर रहा है, उसको इसमें शामिल किया जाए। इसी संदर्भ में एक तरह से बोल सकते हैं खांचा या ढांचा खींचा गया है। विजय रोड मैप के जरिए इस आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। ये 5 आर्टिकल जो हमको आज डिस्कस करना है। पहला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट आर्टिकल है 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन। अब देखो होता क्या है कि हर साल, ठीक है, भारत और जापान के बीच हर साल दोनों देशों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन होता है। ठीक है, तो इसी शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार कहाँ हुआ? भारत में। और इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की पीएम वो भारत आई है और इसी उपलक्ष्य में बहुत सारे समझौते हुए हैं। तो भारत जापान के बीच हमारा समझौता कैसा होना चाहिए, है ना, संबंध कैसा होना चाहिए, इस संदर्भ में दोनों देश कोशिश कर रहे हैं। तो समझौतों को प्रगाढ़ भी बनाना है। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर संबंध इतने अच्छे हैं तो फिर अगर समझौते इतने अच्छे हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ चैलेंज भी है। क्योंकि अगर चैलेंज नहीं होता तो फिर बहुत बोल सकते हैं कि जापान पर हम रिलाई करते। कुछ ना कुछ हार्डल है, कुछ ना कुछ चुनौती है। वो क्या चुनौती है उसको डिस्कस करना है। तो इसको हम 3 तरीके से देखेंगे आज के न्यूज़ में। सबसे पहले अभी इस विजिट से क्या परिणाम निकला, क्या निष्कर्ष निकला। ठीक, क्योंकि ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है आईआर के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि जब भी किसी कंट्री के संदर्भ में या भारत के रिलेशन के संदर्भ में किसी अदर कंट्री के साथ पूछे, तो उसमें जो लेटेस्ट अपडेट होता है ना, उसको कोट करना चाहिए एग्जाम्पल्स पे। फिर देख लेंगे कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उसको समझना है। और अगर समस्या है तो उसका फिर समाधान भी बताना चाहिए। तो हम समाधान भी डिस्कस कर लेंगे। और इतने एंगल से अगर आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया, तो फिर इंडिया जापान से रिलेटेड कोई भी इशू आए, कोई भी क्वेश्चन आए, आप इसी कॉन्टेक्स्ट के बेसिस से आप उसको बना सकते हो। तो हम इसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, देख रहे हैं इस 16वां, ये द हिंदू का न्यूज़ है ये। बेसिकली ये आयर से लिंक करता है। तो आयर आपको पता है कहाँ पे है, ये GS2 में हमको पढ़ना है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो एक सब्जेक्ट है वो GS2 का पार्ट है। कह रहा है कि 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा तथा सुदृढ़ीकरण के लिए एक मंच प्रदान किया है। बेसिकली क्या है, दोनों देश आपस में कैसे संबंध को और बेहतर बना सकते हैं, संबंधों को और कैसे प्रगाढ़ बना सकते हैं, उसको कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, इसको लेकर एक मंच बना है ये वार्षिक शिखर सम्मेलन। एक तरह से आदान प्रदान हुआ है विचारों का, सुझावों का। इसमें क्या है कि रक्षा के क्षेत्र में आपस में मिलकर कुछ विकास किया जाए, एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कुछ सहयोग किया जाए। इस सब को लेकर थोड़ा सा एक इंट्रैक्शन हुआ है। एक सेंट्रल पॉइंट बोल सकते हैं कि इस दौरे का एक सेंट्रल पॉइंट या की थीम है। इन सब विषयों पर विशेष चर्चा किया गया है। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे ना, पहले जापान का आप लोकेशन देख लो। ठीक, यह है जापान की पीएम। और जापान की पीएम, इंटरेस्टिंग बात है, जब ये भारत पहली बार, जब से पीएम बनी तब से पहली बार ये भारत विजिट की है। ठीक, लेडी है, मोदी जी से उम्र में छोटी है। तो जब शिखर सम्मेलन, जब बोल सकते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो मोदी जी ने इनको छोटी बहन कहकर संबोधित किया है। अब ये रिश्ता जो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है ना दो राष्ट्राध्यक्ष के बीच में, वो कितना गहराई वाला है, ये इस संबोधन से पता चलता है। अगर किसी भी 2 कंट्री के बीच जो राष्ट्राध्यक्ष, अगर उनके बीच संबंध अगर गर्मजोशी वाला है, काफ़ी गहराई वाला है, इमोशनल है, तो दोनों देशों के बीच भी संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। तो भारत जापान के संबंध को अगर समझना है तो मोदी जी के संबोधन को देखो। और संबोधन में मोदी जी ने इनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया, मेरी छोटी बहन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। लोकेशन अगर देखेंगे जापान का, तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इसके इधर जाएंगे तो ये है जापान।
इंडिया कहाँ पर है, भारत आपको देखोगे इंडियन ओशन में आपको दिखेगा, इंडियन ओशन में। जापान कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। अब देखो दोनों देशों के बीच ना ये जो चाइना है ना, चाइना चाइना एक मेन इशू है। चाइना का विवाद जापान के साथ भी है, चाइना के विवाद इंडिया के साथ भी है। ठीक, तो अगर हम चुनौती डिस्कस करेंगे तो उसमें चाइना एक फैक्टर आएगा, ठीक है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछेगी क्या भारत के साथ जापान का बॉर्डर बाउंड्री लगता है, नहीं लगता, ये बहुत दूर है ना, बहुत डिस्टेंस है, संभव ही नहीं है। भारत का पड़ोसी राष्ट्र जापान नहीं है, ठीक है। अब देखो जो ये सम्मेलन हुआ उसमें क्या बातें की गई, थोड़ा सा एक बेसिक उसका एक परिचय हम देख लेते हैं कि क्या सम्मेलन में डिस्कशन हुआ। तो देखो 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन एशिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है ना, जापान और भारत, और आर्थिक शक्तियों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने के लिए एक अवसर देता है, ठीक। और अभी आपको पता है कि इस सम्मेलन में अभी ये इस टाइम पर सम्मेलन हो रहा है जिस टाइम पर ईरान को लेकर पूरे वर्ल्ड में क्या एनर्जी क्राइसिस है, तेल क्राइसिस है। तो जाहिर सी बात है दो राष्ट्राध्यक्ष अगर मिलेंगे, दो देश मिलेंगे, दोनों की इकोनॉमी डिपेंडेंट है, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी पर। जापान का भी जो सोर्स है अर्थव्यवस्था का, एनर्जी का, वो आप बोल सकते हैं कि मिडिल ईस्ट से आता है। तो ईरान युद्ध की वजह से उनका भी जो एनर्जी सप्लाई है वो एक तरह से इम्पैक्ट हुआ है, डिस्टेबलाइज्ड हुआ है। तो दोनों देशों ने कोशिश किया है कि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में जो अस्थिरता है इसके संदर्भ में कुछ कोशिश किया जाए। हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है जो समुद्री सुरक्षा है और उससे जुड़ी हुई जो चुनौती है उसको लेकर कुछ समाधान करें, ठीक। फिर उसके बाद पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई चेन्स है ना, एक सस्टेनेबल सप्लाई चेन का निर्माण कर सके, ताकि दोनों देश के लिए जो इकोनॉमी के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, जो कंपोनेंट है, जो पार्ट्स जो कल पुर्जे हैं, है ना, अभी पता आपको चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उस डिपेंडेंसी को खत्म करना है और एक दूसरे की जो नीड है उसको पूरा करना है, ठीक है। देख रहा हूँ इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्थिर, सुरक्षित और परस्पर लाभकारी आपूर्ति श्रृंखला का, सप्लाई चेन्स का निर्माण करना था। ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त इस शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने अपने रणनीतिक स्ट्रेटेजिक सहयोग को और सुदृढ़ करते हुए जापान की, देख रहे जापान की एक इनिशिएटिव है मुक्त एवं खुला हिंद प्रशांत यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक। ये जापान की इनिशिएटिव है और इसी तर्ज पर भारत की भी इनिशिएटिव क्या है, भारत की इनिशिएटिव है कि इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव तथा महासागर आपको पता है मल्टीलेटरल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। इन दोनों भारत का ये दो सिद्धांत है कि भारत कोशिश करता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या हो, रूल्स नियम के आधार पर चले, है ना, फ्री एंड ओपन हो, ठीक, खुला और स्वतंत्र तरीके से चले। जापान का भी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन है। यानी दोनों देश क्या कोशिश कर रहे हैं, दोनों दो देश ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन, जो ये देखो ये है इंडो पैसिफिक रीजन, इस पूरी रीजन में एक तरह से किसी भी देश, किसी भी कंट्री की दबदबा ना चले, नियम के आधार पर ये पूरा रीजन एक तरह से परिचालित हो। क्योंकि इस पूरे रीजन में आपको पता है कि चाइना कोशिश करता है, एक तरह से दादागिरी दिखाता है, वो वर्चस्व दिखाता है, विस्तारवादी नीति रहती है उसकी वजह से जापान भी परेशान है, उसकी वजह से इंडिया भी परेशान है। तो जापान ऑलरेडी, है ना, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन वाला इनिशिएटिव चला रहा है। भारत इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो सिक्योरिटी है ना प्रदान करने के लिए, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की दिशा में अग्रसर रहते भारत की इनिशिएटिव है महासागर। दोनों जो स्कीम है, दोनों का जो एक नीति है आपस में क्या कर रहा है, कोहेरेंस में है। यानी दोनों नीति का, भारत और जापान दोनों का जो पॉलिसी है ना, ओपन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए, वो क्या है, दोनों का उद्देश्य, दोनों का लक्ष्य क्या है, समान है। और इसलिए दोनों देशों ने आपस में सहयोग करने की कोशिश की है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का जो वर्चस्व है उसको काउंटर कर सके और रूल बेस्ड, एक तरह से फ्री ऑफ नेविगेशन, यानी फ्री नेविगेशन होना चाहिए, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, जो भी चुनौती है इस रीजन में उसको खत्म करना है। ये सब प्रयास करने की कोशिश की गई है। देख रहे हैं जापान का क्या है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, जापान की है। और भारत का क्या है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है और महासागर। ये दोनों, भारत के ये दोनों इनिशिएटिव और ये जापान की ये इनिशिएटिव आपस में क्या है, कोहेरेंस है, दोनों का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, एक समान है, ठीक। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है क्योंकि आए दिन चाइना का जो साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में एक सिंकाकू द्वीप है, उस द्वीप को लेकर चाइना और जापान में क्या है, विवाद है। आपको पता है ये साउथ चाइना सी है,
आप इधर देखना, ये साउथ चाइना सी है, और इस रीजन में आपको पता है कि जो चाइना है किसी भी जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी बात को नहीं मानता है, और अपना अधिकार बताता है कि इसमें अधिकांश क्षेत्र वो चाइना का अपना है, और इस वजह से यहाँ से जो व्यापार होता है वो व्यापार प्रभावित होता है। चाइना उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। वहाँ से भारत का भी व्यापार होता है, जापान का भी व्यापार होता है। जापान अगर मान लो मिडिल ईस्ट से कुछ मांग रहा है तो इसी रूट से जाएगा उसका सामान। इससे क्या हो रहा है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जो रूल बेस्ड जो वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए उसका उल्लंघन हो रहा है। फ्री ऑफ नेविगेशन है ना, नेविगेशन की स्वतंत्रता जो होनी चाहिए उसका उल्लंघन हो रहा है। समुद्री सुरक्षा के सामने बहुत सारा चुनौती है ना। इसी संदर्भ में, इसी एरिया में दोनों देश आपस में कोऑपरेट करे, सहयोग करे, और इसी वजह से जो जापान का इनिशिएटिव है और जो भारत का इनिशिएटिव है, आपस में दोनों का उद्देश्य क्या है, एक समान है। तो दोनों देशों ने कोशिश किया कि सहयोग दिखाए, क्योंकि समान उद्देश्य है, एक तरह की चुनौती है, दोनों देश जूझ रहे हैं, ये बात हुआ है। तो इसी चीज को थोड़ा सा ना विस्तार से डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों देशों के बीच जो बातचीत हुआ है उसका निष्कर्ष क्या है। तो पहले हम देखेंगे रक्षा क्षेत्र में क्या निष्कर्ष निकला है, ठीक। फिर आर्थिक क्षेत्र के नजरिए से हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों ने क्या कोशिश किया है, क्या समझौता किया है, ठीक। और फिर उसके बाद एनर्जी, ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों ने क्या पहल करने की कोशिश की है। और फिर तीनों को कंक्लूड करके फिर हम ये डिस्कस कर लेंगे कि समस्या क्या है। फिर अगर इतना अच्छा समझौता हो रहा है तो फिर समस्या क्या है, चुनौती क्या है, वो भी डिस्कस करना है। तो एक एक करके तो पहले डिस्कस करते हैं कि 16वें भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या है। और पहला कोऑपरेशन क्या है, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, रक्षा और समुद्री सुरक्षा की दिशा में कोशिश किया गया है। और क्या समझौता किया गया है, सबसे पहले समझौता किया गया है, ये याद रखना, यूनिकॉर्न एंटीना समझौता। अब देखो यूनिकॉर्न एंटीना समझौता क्या है बेसिकली, तो भारत और जापान ने यूनिकॉर्न परियोजना से जुड़े शेष तकनीकी पहलुओं पर सहमति व्यक्त की है। बेसिकली यह परियोजना क्या है, भारत और जापान की पहली एक तरह से संयुक्त ज्वाइंट रक्षा डिफेंस टेक्नोलॉजी, यानी आपस में विकसित, आपस में सहयोग करके इसको डेवलप करना है, जिसका उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक, अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करना है। बेसिकली हो क्या रहा है कि भारत और जापान मिलकर यूनिकॉर्न एंटीना बनाने के लिए आपस में कोऑपरेशन कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि यूनिकॉर्न एंटीना होता क्या है। यूनिकॉर्न एंटीना जहाज पर लगते हैं। आपको पता है कि जहाज पर संकेत भेजने के लिए, है ना, बहुत सारे पर्पस के लिए वहां पर एंटीना लगाया जाता है। देखो, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए आपको एंटीना चाहिए जहाज पर, डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलग से एंटीना लगते हैं, विभिन्न रेडियो प्रणालियों के संचालन के लिए अलग से एंटीना लगता है, नौसैनिक अभियानों के एक तरह से जो रडार सिस्टम होता है उसके लिए अलग से एंटीना लगता है। अब इन सब वजहों से ना एक जहाज पर ऐसा बोलते हैं कि मल्टीपल, बहुत एंटीना लगता था, एंटीना की जो संख्या है ना वो बहुत बढ़ जाता था। अब इस चीज को रिप्लेस करने के लिए कोशिश क्या है कि एक ही एंटीना के जरिए हम ये सारे जो काम है ना, एक जहाज पर जो भी काम होते हैं, नेटवर्किंग वाला, कम्युनिकेशन वाला, डेटा ट्रांसमिशन वाला, सब हम एक ही एंटीना से पूरा कर लें। और इसी एंटीना को बोला गया है यूनिकॉर्न एंटीना। तो इसी एंटीना को विकसित करने के लिए भारत और जापान क्या कर रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं। तो बेसिकली यूनिकॉर्न एंटीना क्या है, डिफेंस के क्षेत्र में, यानी स्टील्थ जो वारशिप है उस पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए जो एंटीना लगाए जाते हैं, जिससे एंटीना की संख्या जहाज़ों पर बढ़ जाती है और जहाज का लोड जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए एक ही इंटीग्रेटेड तरीके से एक ही एंटीना लगाया जाए और जिससे सारा पर्पस, सारा उद्देश्य पूर्ति हो जाए। इसी चीज़ को यूनिकॉर्न एंटीना बोला गया है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न एंटीना क्या है, एक एकीकृत मल्टी फंक्शनल एंटीना प्रणाली है जिसे वारशिप, देख लो, युद्ध पोतों पर लगाया जाता है। यह एक ही एंटीना के माध्यम से कई प्रकार के कार्य कर सकता है, सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकता है, डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है, विभिन्न रेडियो प्रणाली का संचालन कर सकता है, नौसैनिक अभियानों की सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। इससे जहाज पर अनेक अलग अलग प्रकार के जो एंटीना लगाने की जो आवश्यकता होती है वो कम हो जाएगी और जहाज क्या होगा, स्पेस बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, ठीक है, और इंटीग्रेटेड तरीके से आपस में समन्वय हो सकता है। तो भारत और जापान ने कोशिश किया कि ये मिलकर एंटीना डेवलप करे, ये सहयोग करने की कोशिश किया है, ठीक है। दूसरा है डिफेंस और कोऑपरेशन के क्षेत्र में कि 2+2 मिनिस्ट्रियल जो डायलॉग है ना, उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि आयोजन, अभी आपको पता है कि दोनों देशों ने 2026 के अंत से पहले
फोर्थ, इंडिया जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग का आयोजन टोक्यो में करने पर सहमति व्यक्त की है। ये क्या होता है? तो देखो, जिन देशों के साथ आपका संबंध अच्छा होता है उन देशों के साथ 2+2 डायलॉग मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, और इसमें कोशिश क्या करते हैं, दोनों देशों के पहले तो डिफेंस मिनिस्टर पार्टिसिपेट करें और दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करें। यानी क्या है, रक्षा और विदेश मामलों से संबंधित, ठीक है, जो भी इशू है उसकी बात करने के लिए, उसकी समझौता करने के लिए, उस पर सहयोग करने के लिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग की स्थापना या बोल सकते हैं कि आयोजन किया जाता है। इंडिया जापान के पास साथ चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया जापान के साथ पहले से ही 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्थापित हो चुका है, और इस बार 2026 में ये जो संवाद है, जो डायलॉग है, वो जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली है। तो दोनों देशों ने सहमति व्यक्त करी है कि ठीक है, हम टोक्यो में आके बातचीत करेंगे। इसी संदर्भ में ये एक बातचीत, एक मुद्दा भी रहा है, एक डिबेट का टॉपिक भी रहा है, एक है ना डायलॉग का टॉपिक भी रहा है। ठीक है, आगे देखिए, एंटीना है ना, यूनिकॉर्न एंटीना बता ही दिया मैंने। फिर उसके बाद नौसैनिक सहयोग की बात की है कि भारत और जापान जो है ना बेसिकली जॉइंट नौसैनिक नवल ऑपरेशन करेंगे। उनका नाम क्या है, जैमेक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस तरह के एक्सरसाइज करके, इस तरह से एक्सरसाइज का आयोजन करके आपस में सहयोग को बढ़ावा देना है। और आपको पता है कि यूपीएससी बहुत सारे जो नौसैनिक है ना, जो एक्सरसाइज होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता रहा है। तो अगर ये जैमेक्स के बारे में पूछे तो आप याद रखना कि इंडिया जापान के बीच नौसैनिक एक्सरसाइज है। ठीक, और इस तरह के एक्सरसाइज को लगातार करने के लिए सहमति व्यक्त किया है जैमेक्स। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, आर्थिक इकोनॉमिक सेक्टर में क्या सहयोग करने की बात हुई है। तो भारत और जापान ने क्या किया है, आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कोशिश किया है। देखो, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सहयोग करना है, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग करना है, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग करना है, कम्युनिकेशंस एंड संचार जो टेक्नोलॉजी होती है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें सहयोग करना है, औषधि और फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिनल या मेडिकल के क्षेत्र में सहयोग करना है। आपको पता है कि जापान एक तरह से तकनीकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला कंट्री है, तकनीकी रूप से बहुत सारा डेवलप्ड है। ठीक, भारत में जो बुलेट ट्रेन लगा रहे हैं वो जापान की मदद से ही लग रहा है, उस परियोजना में डिले हो रहा है, लेकिन जापान के पास बहुत सारा तकनीक है जिसका इस्तेमाल भारत कर सकता है अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए या अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए, और इन सब सेक्टरों में सहयोग करने की बात की गई है। ठीक, आगे देखिए, आगे है एनर्जी सेक्टर में, है ना, क्लीन एनर्जी में क्या सहयोग करना है, इसमें क्या समझौता हुआ है। तो सबसे पहले समझौता हुआ है कि सीबीजी पहल, कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव, यानी कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव, यानी बायोगैस के माध्यम से जो एनर्जी है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लेकर परियोजना या प्लांट लगाने के लिए सहयोग देने की बात हुई है दोनों देशों के बीच। भारत और जापान ने इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव। अब देखो, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, ये दे देगा, बोलेगा कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव किन दो कंट्री के बीच में, किन दो देशों के बीच में है। तो आपको याद रखना है इंडिया और जापान के बीच में है। इसका स्टार्ट किया है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कि भारत को 1000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में जापान का सहयोग लेना है, जापान सहयोग करेगा। ठीक, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सहयोग किया गया है। इसी ऊर्जा क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए, है ना, ओडिशा क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी जापान सहयोग देगा और दोनों देश आपस में एक तरह से मदद करेंगे। देखो, दोनों देशों ने ओडिशा में ग्रीन एनर्जी तथा ग्रीन अमोनिया उत्पादन परियोजना में सहयोग जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में, है ना, स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करना है, ग्रीन एनर्जी का उद्योग के लिए विकास करना है, और भारत का जो 2070 तक नेट जीरो का जो टारगेट है उसके संदर्भ में उस टारगेट को पूरा करने के लिए ये सब इनिशिएटिव की बहुत बड़ी महती भूमिका है, और इसी वजह से भारत और जापान ने आपस में सहयोग किया है, ये सब समझौते किए हैं। ठीक, तो इससे आपको क्या लग रहा है, इससे लग रहा है कि भारत और जापान के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं और बहुत गहराई वाला है, आपस में बहुत मल्टीपल लेवल पर सहयोग भी कर रहा है। लेकिन अगर सहयोग कर रहा है तो इसका मतलब क्या, उन देशों के बीच, उन दोनों कंट्री के बीच में कोई चुनौती नहीं है, कोई समस्या नहीं है? समस्या है, चुनौती है, क्या क्या है, एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले समस्या अगर देखोगे तो समस्या क्या है कि भारत और जापान आपस में सहयोग तो कर रहे हैं, पर दोनों देशों का जो पोटेंशियल है, जो अब जैसे भारत क्या है, टॉप 5 में सबसे बड़ा इकोनॉमी के रूप में दर्ज है। जापान क्या है, विकसित राष्ट्र है ना, एक तरह से डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन दोनों कंट्री के बीच जितना पोटेंशियल है, जितना व्यापार होना चाहिए, जितना कोऑपरेशन होना चाहिए, वो उतना नहीं हो रहा है। अब देखो ना, जो द्विपक्षीय जो बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग 37 अरब डॉलर तक ही है। ये बहुत कम है, और ये कम ऐसे भी है कि बोल सकते हैं कि व्यापार में असंतुलन है। और वो असंतुलन, अच्छी बात यह है कि भारत के पक्ष में नहीं है बल्कि जापान के पक्ष में है, और जापान इस बात को लेकर चिंतित भी रहता है। तो कायदे से क्या करना चाहिए, इन व्यापारिक यानी आपसी व्यापार जो है उसको बढ़ाना चाहिए। भारत का चाइना के साथ जितना व्यापार है, जापान का चाइना के साथ जितना व्यापार है, उसके कंपैरिजन में भारत और जापान के साथ जो व्यापार है ना वो बहुत कम है। और अगर बहुत कम होगा तो फिर कैसे कैसे हम बोल सकते हैं कि सहयोग करेगा। ठीक, तो बहुत लिमिटेशन है, यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी होने के बावजूद जो द्विपक्षीय व्यापार है उनकी क्षमता के अनुरूप नहीं है, कैपेसिटी के अनुरूप नहीं है। ठीक, जैसे भारत का व्यापार जापान की तुलना में अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ कहीं अधिक है, तो जापान के साथ भी हमारा ट्रेड बहुत बढ़ना चाहिए। ठीक, इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। अगला है निवेश परियोजना में देरी। आपको पता है कि जापान बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत बहुत सारा परियोजना जापान के माध्यम से चला रहा है, जैसे बुलेट परियोजना। देखो, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, इसको बुलेट ट्रेन परियोजना कहते हैं। अभी जब से बना है तब से बहुत डिले हो गया, बहुत विलंब हो गया, अब तक इसको बन के रेडी हो जाना चाहिए था। लेकिन इन सब परियोजनाओं में बहुत डिले होता है, क्यों? क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड इक्वाइजेशन की समस्या है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की समस्या है, जो प्रशासनिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने में बहुत सारे समस्या आते हैं, और इन समस्याओं की वजह से बाधा क्रिएट करता है, और बाधा क्रिएट हो जाएगा तो फिर परियोजना तो विलंब होगा ही, है ना। यही हो रहा है, परियोजना क्या हो गया, विलंब हो जा रहा है। और जापानी जो निवेश है ना उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न व्यक्त करता है। जो जापानीज है वो कह रहे हैं कि भाई इतने देर में तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट या बहुत सारा कमाई कर लेते या परियोजना पूरा भी हो जाता, लेकिन भारत में बहुत सारे हर्डल है, नहीं पूरा हो रहा है, तो समस्या है। ठीक, आगे समस्या क्या है, आगे की चीन से जुड़ी जो रणनीतिक चुनौती है। अब देखो, दोनों देशों के लिए ऐसा कहते हैं कि जो चाइना फैक्टर है ना वो एक मेन कारण है दोनों देशों के बीच सहयोग को लिमिट करने में। चाइना का संबंध जो इंडिया के साथ है वो क्या है, विवादित है। ठीक, चाइना का संबंध जापान के साथ वो भी क्या है, विवादित है। ठीक, अब देखो, चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक, लेकिन इंडिया के साथ उसका संबंध क्या विवादित है, जापान के साथ संबंध क्या विवादित है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया की जो निर्भरता चाइना पर वो बहुत ज़्यादा है। चाइना पर इंडिया की निर्भरता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट हम चाइना से मंगाते हैं या आयात करते हैं। ठीक उसी तरह जापान की भी निर्भरता चाइना पर बहुत ज़्यादा है। ठीक, जापान भी बहुत सारा प्रोडक्ट वहाँ से चाइना से आयात करते हैं। अब देखो, दोनों देश का एक कॉमन बोल सकते हैं कि दुश्मन कौन है, चाइना है, क्योंकि चाइना के साथ सीमा विवाद बहुत सारा इशू है। लेकिन आपको पता है कि दोनों देशों का चाइना के साथ विवाद है, तो इंडिया और जापान आपस में इतना कोऑपरेशन नहीं करते हैं या इतना सहयोग नहीं करते हैं कि ये लगे, ये मैसेज आए कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए या चाइना से बदला लेने के लिए चाइना को बोल सकते हैं कि नीचे बोल सकते हैं ना कि थोड़ा सा उसके विरुद्ध एक संगठन है। नहीं, ये मैसेज देना नहीं चाहते। यानी दोनों देश आपस में कोऑपरेशन तो कर रहे हैं, सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उतना ही सहयोग कर रहे हैं जिससे चीन पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े, चीन नाराज ना हो जाए। क्योंकि जापान की प्राथमिकता अलग है, इंडिया की प्राथमिकता अलग है। दोनों देश ये कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा पहलू, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाए जिससे चाइना नाराज हो जाए। और चाइना नाराज हो जाएगा, इसी वजह से दोनों देश एक हद से ज़्यादा डिफेंस के क्षेत्र में, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाते। वरना आपको पता है ईस्ट चाइना सी में एक द्वीप है, शिंकाकू द्वीप, है ना, उस पर चाइना भी दावा करता है और जापान भी दावा करता है। देख लो, ईस्ट चाइना सी में एक द्वीप है, ये द्वीप, यह है शिंकाकू द्वीप। ये जापान दावा करता है, चाइना भी दावा करता है, और इस तरह से ना ये विवाद बना हुआ है। ठीक, तो देख लो, अगर ये विवाद है, बहुत सारा सीमा विवाद भी है, आइलैंड को लेकर विवाद है, तो
कायदे से जापान और चीन चाइना के बीच जो संबंध उतने अच्छे नहीं है, लेकिन जापान की निर्भरता चाइना पर बहुत ज़्यादा है और इसी निर्भरता की वजह से जापान की प्रायोरिटी अलग है, इंडिया की प्रायोरिटी अलग है और इसीलिए दोनों देशों की प्राथमिकता चाइना चाइना के संदर्भ में अलग है। इसी वजह से दोनों देश एक लिमिट से ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं कर पाते हैं और चाइना की वजह से संबंधों में बोल सकते हैं कि थोड़ा सा चुनौती है। ठीक है, ये मूल समस्या है कि दोनों देश मुक्त एवं नियम आधारित हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन तो करते हैं, लेकिन चीन के प्रति उनकी रणनीतियों में कभी कभी व्यवहारिक अंतर दिखाई पड़ता है। चाइना के साथ ईस्ट चाइना सागर और दक्षिण चीन सागर के मुद्दों पर जापान की प्राथमिकता अलग है। भारत की सीमा संबंधी चुनौती अलग है। कभी कभी जापान ये चाहता है भारत के साथ कि जो साउथ चाइना से ईस्ट चाइना सी में जो आइलैंड को लेकर जो विवाद है, भारत उसमें सहयोग करे, लेकिन भारत कभी कभी बोल देता है कि ये आपका इंटरनल मामला है, हम इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत को लगता है कि वो ईस्ट चाइना सी साउथ चाइना सी में जाके क्या करेगा, वो उसका भारत का उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे लेना देना। तो भारत कभी कभी चाइना को खुश करने के लिए मौन धारण कर लेता है, कोई भी ऐसी टिप्पणी या चाइना जापान के साथ कोई भी सहयोग नहीं करता जिससे चाइना नाराज हो जाए। आपको पता है जब इंडिया जापान आपस में सहयोग करते हैं और एक इनिशिएटिव बना है इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड, जिसमें क्या है, इंडिया है, जापान है, ठीक, फिर यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है, और कहते हैं कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन आपको पता है कि भारत क्वाड का सदस्य होते हुए ब्रिक्स का भी सदस्य है, जो चाइना या रसिया का दबदबा उसमें है। अब इस वजह से क्वाड में शामिल भारत है, तो भारत बोलता है कि क्वाड को एक तरह से ये एशियाई नाटो है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन भारत कभी कभी खुलकर बोल सकते हैं कि इतना एक तरह से वोकल नहीं होता जिससे चाइना को ये मैसेज आए कि वो भारत भी चाइना के अगेंस्ट में है। जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत पूरी तरह से क्वाड में समर्पित हो और जो भी हमारा डिफेंस के क्षेत्र में जो भी एक तरह से सहयोग है उसमें आगे बढ़कर कोशिश करे। भारत को लग रहा है कि चाइना नाराज हो जाएगा, इसीलिए वो बैलेंस करने की कोशिश करता है, तो क्वाड में भी शामिल हो गया, ब्रिक्स में भी शामिल हो गया। तो भारत की प्राथमिकता अलग है, जापान की प्राथमिकता अलग है, इस वजह से दोनों देशों का जो संबंध है वो बहुत हद तक आगे नहीं बढ़ पाया। देख लो, सप्लाई चेन पर चीन की निर्भरता, दोनों देशों का जो इकोनॉमी है वो चीन से जो आयात करता है उस पर निर्भर है, ठीक, और इसीलिए चाइना के साथ वो संबंध नहीं खराब कर सकते, ठीक, इसीलिए क्या है, बाधा है, समस्या है। लेकिन भारत और जापान दोनों कई उद्योगों में चीन से आयातित कच्चे माल और घटकों पर निर्भर है। इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, सेमीकंडक्टर उद्योग में चीन पर निर्भरता है। इससे क्या हो रहा है, भारत का जो आईटी सेक्टर है ना, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो एक तरह से इम्पैक्ट करता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक बाधा है इस वजह से भी, क्योंकि बहुत सारे जो कंप्लायंस है, बहुत सारे जो नियम है ना, वो व्यापारिक और नियामकीय बाधा की वजह से व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है आगे। कौन सी बाधा है, जैसे देखो आप, टैक्सेशन जो है भारत में, जो स्टैंडर्ड है ना, जो लाइसेंस प्रणाली है, ठीक, नॉन टैक्स जो बाधा है, टेक्निकल बैरियर्स है, इन सब वजहों से बोल सकते हैं कि जापानी जो कंपनी भारत में आके बिजनेस करना चाहती है उसको लेकर प्रॉब्लम है। और कुल मिला के ये प्रॉब्लम भारत के लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसकी एक तस्वीर खोलती है और बोल सकते हैं कि बहुत सारी समस्या अभी भी है। इन सब वजहों से क्या दिख रहा है, इतने सारी चुनौती है जिससे भारत और जापान के बीच जितना कोऑपरेशन होना चाहिए, जितना पोटेंशियल है और जितना उद्देश्य आपस में मिलता है ना, वो नहीं मिल पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे हर्डल है। तो सवाल उठता है कि फिर समाधान क्या होगा, तो समाधान देख लेते हैं, सजेशंस क्या होना चाहिए। तो अगर समस्या पता है ना तो सजेशन देने में बहुत आसानी होती है। बस एक एक समस्या के रिगार्डिंग क्या करो, सजेशन दे दो। पहला हमारा समस्या क्या था कि भाई जो डिफेंस और जो रक्षा क्षेत्र में जो कोऑपरेशन है उसको, उसमें चुनौती है, तो क्या करना है, उसको मजबूत करना है ना। क्या बोल सकते हैं कि जो रक्षा और जो सुरक्षा सहयोग है उसको मजबूत करिए। रक्षा उपकरण में जो भी परियोजना चल रही है, को डेवलपमेंट या को प्रोडक्शन, यानी आपस में जो सहयोग करना है उसमें तेजी लाई जाए। उसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि आपस में एक तरह से एग्रेसिव तरीके से या प्रोएक्टिव तरीके से, सक्रिय तरीके से सहयोग करें और भारत दोनों देशों के बीच जितनी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से काम करे, ठीक है, ये पहला सजेशन है। दूसरा है कि आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी का विस्तार करें, ठीक। अब देखो, द्विपक्षीय है ना, बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है,
CAPA है। अब कोशिश करना है कि CAPA को एक तरह से इसमें रिफॉर्म करना है और इसमें रिफॉर्म करके इससे आगे बढ़ना है। कोशिश करना है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में आगे बढ़े। ठीक। भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है उसमें जापान का जो इन्वेस्टमेंट हो सके उसको लेकर कोशिश करना है। देख रहे हो, दोनों देशों ने कॉपरेशन है ना, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की समीक्षा तथा आर्थिक सुरक्षा पर संयुक्त रोडमैप अपनाने के लिए निर्णय लिया है। कोशिश क्या है कि जितना इसमें हम रिफॉर्म कर सकते हैं ताकि जो भी बैरियर्स है उसको दूर कर सकें और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रोत्साहन हो सकता है, टैक्स में छूट हो सकती है, नियमों में छूट हो सकती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो सकता है, पॉलिसी लेवल पर बोल सकते हैं कि चेंजेज हो सकता है, ये सब करने की बात है। बोल सकते हैं कि उदारीकरण की दिशा में कोशिश है और एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को खोलने की कोशिश है। ठीक। आगे देखिए, इंडो पैसिफिक एवं क्वाड सहयोग। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो ये इंडो पैसिफिक रीजन है। ठीक, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया। अब इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या कर रहा है, चाइना अपने दबदबा को बढ़ा रहा है, चाइना अपना विस्तार कर रहा है और विस्तार की वजह से क्या हो रहा है, इस पूरे रीजन में जो रूल बेस्ड है ना, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन नहीं हो पा रहा है। नियम आधारित है ना, कोई भी नियम के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। ठीक। फिर फ्री ऑफ नेविगेशन, फ्री नेविगेशन, ये भी सुनिश्चित नहीं हो रहा है। तो क्या करना है, भले दोनों देशों के बीच चाइना एक मेजर प्लेयर है, मेजर इशू है, लेकिन कम से कम इंडो पैसिफिक रीजन को बोल सकते हैं कि फ्री एंड ओपन हो सके, रूल बेस्ड के हिसाब से चले, है ना, फ्री ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित हो सके, दोनों देश आपस में सहयोग करें, समन्वय करें, समन्वय करें, क्योंकि दोनों देशों की पॉलिसी क्या है, उसका उद्देश्य एक समान है। तो कहां पर कर सकता है, तो जैसे क्वाड जैसा मंच है, क्वाड में दोनों देश क्या है, एक ही मंच पर है ना, एक ही ग्रुप में भागीदार है। तो क्वाड जैसे मंचों पर दोनों देश क्या कर सकता है, सहयोग कर सकते हैं, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षा, उसमें जो भी चैलेंजेज है ना, चीन का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर कर सके। ये भी सजेशन दिया जाता है कि मुक्त, समावेशी एवं नियम आधारित इंडो पैसिफिक के लिए संयुक्त प्रयास बढ़ाए जाए। क्वाड के माध्यम से समुद्री सुरक्षा, डिफेंस है ना, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजिकल सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अगर भारत और जापान ने क्वाड सहयोग समुद्री सुरक्षा तथा स्वतंत्र नौवहन के समर्थन के लिए दोहराया है। और सबसे बड़ी बात है कि पीपुल्स टू पीपुल रिलेशनशिप को बढ़ावा देना है। अब देखो, इंडिया और जापान के बीच जो कल्चर है ना, सांस्कृतिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। कैसे, बौद्ध, जापान का जो धर्म है वो क्या, वहां पर बौद्ध धर्म का विस्तार है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है, जन्म स्थली है, स्थली के रूप में भारत है। ठीक। तो इस तरह से ना पीपुल्स टू पीपुल्स कनेक्ट को बढ़ाना है, पीपुल्स टू पीपुल्स जो कनेक्ट है उसको बढ़ाओ, और लोगों के बीच में अगर संबंध सुधरेगा तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा तो जो संबंध है उसमें मजबूती आएगी, संबंध मजबूत होगा। और इसी को बोला गया है सांस्कृतिक टू, है ना, मतलब कल्चरल डिप्लोमेसी बोल सकते हैं उसको। डिप्लोमेसी बेसिकली क्या कर रहा है, दोनों देश अपने अपने सॉफ्ट पावर यानी कल्चरल जो पोटेंशियल है उसका यूज करके संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ये करना चाहिए, इस चीज़ में, इस दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो तेजी से क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हैं कि भारत और जापान के बीच पीपुल से पीपुल कनेक्ट हो, इसको सुनिश्चित करना है। देख लो, तो उसके लिए स्कॉलरशिप होना चाहिए, स्कॉलरशिप देता है। अगर जापान के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा, भारत में पढ़ना तो स्कॉलरशिप है। स्किल्ड एजुकेशन की दिशा में कोशिश है ना, टूरिज्म के क्षेत्र में कोशिश है, भाषा के क्षेत्र में कोशिश है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। जो इंडियन स्किल्ड जो फोर्स है ना, लेबर फोर्स है, उसको जापान में रोजगार मिल सके, इसके लिए अवसर बढ़ाए जाए। अब एक इस इनिशिएटिव भी चला है कि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, इस व्यवस्था के माध्यम से क्या है, भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए जापान में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों देशों ने एक इनिशिएटिव लॉन्च कर रखा है
स्पेसिफाइड है ना, स्किल्ड वर्कर, इसके तहत भारत के जो स्किल्ड वर्कर है वो जापान में जाते हैं और वहाँ पर रोजगार प्राप्त करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो अगर इन सब पहलों के माध्यम से हम आगे बढ़े तो कह सकते हैं इंडिया और जापान के बीच जो सहयोग है, जो पोटेंशियल है, उसको हम इनरिच कर सकते हैं, उसको इन्हांस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और जो भी संबंध है उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको इतना समझ में आया है तो एक क्वेश्चन करिए यूपीएससी के मेंस के पर्सपेक्टिव से। ठीक, इस क्वेश्चन को लिखना है आपको कि भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति में जापान के महत्व की व्याख्या कीजिए, भारत जापान के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के क्षेत्रों की चर्चा कीजिए। ठीक, तो भारत के लिए जापान का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ, फिर क्या क्या क्षेत्र विकसित हो रहा है। तो क्षेत्र मैंने आपको बता ही दिया कि उसमें कैसे डिफेंस के क्षेत्र में हो रहा है, एनर्जी के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या सहयोग हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ चुनौती बता दीजिए, समस्या बताओ, और जब समस्या बताओगे कुछ समाधान बता के इसको कंक्लूड करो शॉर्ट फॉर्म में। अब क्योंकि आईआर का क्वेश्चन है तो आपको एक मैप भी बनाना चाहिए वैल्यूडेशन के लिए, इंडिया जापान को दिखाते हुए एक मैप बनाइए। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आप मान के चलोगे इंडिया जापान जो रिलेशन अभी न्यूज़ में है, क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्टेक्स्ट से, इसी कंटेंट से बनेगा। हमने हर एंगल से डिस्कस कर लिया है। देखो प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो 2018 में ये क्वेश्चन है, इसको देखो। कह रहा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, यूएसए, कह रहा उपयुक्त में से कौन से आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में से एक है, किन देशों के साथ बोल सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान देशों का हो रखा है। अब देखो आसियान देश क्या है, कहाँ पर है, तो बोल सकते हैं कि ये साउथ ईस्ट रीजन में है, साउथ ईस्ट रीजन में है। तो जाहिर सी बात है, पहले अगर आसियान देश अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो साउथ ईस्ट रीजन में रहने वाले जो कंट्री है या उसके अड़ोस पड़ोस में उसी से करेगा ना। तो संभावना कैसे बनेगा, अगर मान लो इसको एलिमिनेट करना है तो कैसे बन सकता है वो देखिए। अगर आप इसको इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से बनाएंगे तो जैसे आप देखो भारत है तो बोल सकते हैं कि भारत के साथ हो रखा होगा, चीन है ना, पड़ोस में ही है, हो रखा होगा, जापान है, इसके साथ भी एक संभावना बनता है, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे ही है, इसके साथ भी एक संभावना बनता है, और कनाडा तो बहुत दूर है, मुश्किल लग रहा है, यूएसए भी बहुत दूर है, मुश्किल लग रहा है। तो बेसिकली क्या है, कौन सा है, 1 2 3 4 है ना, नहीं हमने क्या किया, 1 3 ना, 1 3 4 5 1 3 4 5 ये आंसर है, सी है ना, 1 2 3 4 5 6, हमारा आंसर क्या है 1 3 4 5, देख लो 1 3 4 5 ये आंसर है। ठीक, तो 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जब भी आयर के पर्सपेक्टिव से कोई भी इनिशिएटिव है ना, कोई भी लोकेशन न्यूज़ में हो तो इम्पोर्टेंट बनता है, कोई भी इनिशिएटिव न्यूज़ में हो तो न्यूज़ बनता है। ठीक, कोई भी सहयोग या कोई भी स्कीम लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो वो न्यूज़ में आता है। जैसे कोऑपरेटिव बायोगैस इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है वो पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच में है, तो बोल सकते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, इंडिया और जापान ने आपस में लॉन्च किया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ से बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल है लेकिन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, लोकेशन के अकॉर्डिंग, लोकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है बोरजोली आइलैंड। ठीक, अब देखो ये भी द हिंदू का आर्टिकल है कि असम बोरजोली वेटलैंड नोटिफाई एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट फॉर वाइल्ड राइस कंजर्वेशन। तो जो बोरजोली आइलैंड जो वेटलैंड है ना, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का एक ऑफिशियल एक तरह से नोटिफिकेशन दिया, मतलब इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया है ना, इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि पहचान दिया है, नोटिफाई किया है। इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है एक राइस की जो स्पेसीज है, बोल सकते हैं कि इस वेटलैंड में बहुत तेज़ी से, मतलब बहुत डेंसिटी के रूप में वहाँ पर दिखता है या इसकी पैदावार होती है, तो उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। नाम क्या है उसका, ऊर्जा ऊर्जा रूफी पोंगोन है ना, ये नाम याद रखना। ये बस बेसिकली बोल सकते हैं कि जंगली धान की एक विशेष प्रजाति है जो इस वेटलैंड की विशेषता है। अब ऐसा क्या देखा गया कि अगर बायोडाइवर्सिटी देखो होता है क्या है, अगर किसी बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं किसी वेटलैंड को अगर वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाता है तो बेसिकली इसको ना कानूनी प्रोटेक्शन मिलता है, कानूनी संरक्षण मिल जाता है कि इस जो वेटलैंड है उसको प्रिजर्व किया जाए। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, सरकार इसको संरक्षण करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक, वहाँ का जो प्रशासन है
वो सहयोग करता है, जो गांव के लोग हैं, जो समुदाय है, वो भी सहयोग करता है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिफाई किया गया है, तो एक तरह से कंसर्न व्यक्त होता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि इसमें जंगली, ऐसा कहते हैं कि जंगली चावल की जो एक विशेष प्रजाति है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो उसको बचाने के लिए ज़रूरी था कि इस वेटलैंड को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी इसके आवास को प्रिजर्व किया जाए, तभी आप इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, है ना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो बोरजिली आइलैंड जो वेटलैंड है उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया गया है। सवाल उठता है कि ये बोरजिली जो वेटलैंड है वो है कहाँ पे? ये असम का है, तो असम राज्य में है, ठीक है। तो ये याद रखना किसका है? असम स्टेट का है, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे ये असम है, असम का है। तो क्या है? बोरजोली वेटलैंड एक जैविक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट मीठी पानी का वेटलैंड है, जिसमें दलदली, मार्श या पारिस्थितिकी इकोसिस्टम विकसित हो रखा है। बेसिकली क्या है, ये वेटलैंड जो है ना, ये नेचुरल जीन सेंचुरी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार के जो जंगली पौधे होते हैं ना, उसकी विशेषता यहाँ पर पाई जाती है, या उसकी विविधता यहाँ पर पाई जाती है। जैसे जंगली जो धान है उसका नाम क्या है? ओरजिए रूफी पोंगो, है ना। ये जंगली धान है, वाइल्ड राइस है। इसकी एक प्रिमिटिव स्पीसीज यहाँ पर नेचुरल तरीके से पाई जाती है, और कहते हैं कि इस जो धान की विशेष प्रजाति, इसी को बचाने के लिए इस वेटलैंड को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में एक तरह से नोटिफाई किया गया है, ताकि स्पेशल प्रोटेक्शन इनको मिल सके, सरकार का ध्यान इस पर जाए, जो स्थानीय लोग हैं उसका ध्यान जाए, ताकि ये दिख सके कि भाई ये वेटलैंड नहीं बचेगा तो जो ये प्रजाति है धान की उसको हम बचा ही नहीं सकते, ठीक है ना। इस वजह से कोशिश किया। तो नाम याद रखना आपको, बोरजोली जो वेटलैंड है वो कहाँ पे? असम में है। ये नाम याद रखना, इसका ये नाम दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये हाल ही में न्यूज़ में था, ये किसकी स्पेसीज है, क्या है ये? तो आपको याद रखना ये धान की एक जंगली प्रजाति है। नाम क्या है? उर्जा रूफी पोंगोन, है ना। नाम थोड़ा सा क्लिष्ट है, याद रखना। अब देखो बोरजोली वेटलैंड का लोकेशन कहाँ पे है, तो बेसिकली ये बोरजोली वेटलैंड भारत के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर वैली के उपजाऊ, फर्टाइल एवं फ्लड प्रोन जो मैदानी क्षेत्र है ना, उसमें अवस्थित है। तो क्या याद रखना है? ब्रह्मपुत्रा रिवर से जुड़ा हुआ है, उसके जो फर्टाइल लैंड है, जो ना फर्टाइल लैंड जो फ्लड प्रोन एरिया वहाँ पर है। कहाँ पे है? असम में, ठीक है। क्या दिया है इसको दर्जा? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया है। अब थोड़ा सा ना ये देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है, किसके तहत, किस कानून के तहत ये दर्जा मिलता है, ठीक है। देख लो यही वेटलैंड है, और इसी में ये चावल की विशेष प्रजाति है, जंगली चावल है। इसी को प्रिजर्व करने के लिए, देख लो इसी को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इस वेटलैंड को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया हुआ है। और आपको मैंने बता रखा है कि इन्वायरमेंट के एंगल से कोई भी टॉपिक, इस तरह से कोई भी लोकेशन, कोई वेटलैंड है, कोई स्पीसीज है, कोई धान या गेहूं या कोई भी फसल, उसकी जो विशेष प्रजाति है, अगर वो न्यूज़ में है आप उसको पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी नाम देकर क्वेश्चन बना सकता है। अब पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में क्या जानते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिससे उसकी विशिष्ट जैव विविधता, है ना, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तथा प्राकृतिक रूप से संवेदनशील परितंत्र के रूप में कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है। बेसिकली क्या है ना, जैसे मान लो कोई एरिया है, अब ये दिख रहा है कि ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये क्या हो गया? संकटग्रस्त, यानी संकट आ गया, इसके काफ़ी संवेदनशील हो गया है कि अब अगर इसको कानूनी संरक्षण, है ना, या स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि इसका ये अतिक्रमण करके इसको विलुप्त कर दे, खत्म कर दे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का कानूनी दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो देख रहे हो इन स्थलों पर इस प्रकार की विशेषता पाई जाती है। कैसे? यहाँ पर वन एवं पालतू प्रजातियों की समृद्ध विविधता होती है, ठीक। फसल, है ना, यूनिक क्रॉप वैरायटीज यहाँ पर पाए जाते हैं जिसको बचाना है। दुर्लभ एवं संकटग्रस्त वन्य जीव होते हैं जिसको प्रिजर्व करना, जैसे जंगली धान की जो विशेष प्रजाति है, अगर ये वेटलैंड नहीं बचता तो फिर वो प्रजाति भी विलुप्त हो जाता। जो फॉसाइल है ना, जीवाश्म स्थलों जैसी वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर, यानी कोई ऐसा एरिया जो बोल सकते हैं कि फॉसाइल, यानी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के दृष्टिकोण से, साइंटिफिक विश्लेषण के दृष्टिकोण से अगर वो इंपॉर्टेंट है और उसको कंजर्व करना है तो फिर उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नोटिफाई किया जाता है। किसके तहत देते हैं?
कानूनी दर्जा कैसे है, मतलब किसके तहत मिलता है? तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की जो अधिसूचना है ना, वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का है, जैव विविधता जो अधिनियम है 2002, उसकी धारा 37 के तहत की जाती है ना, ये नोटिफाई जब किया जाता है। इसकी अधिसूचना बेसिकली राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा ग्राम स्तरीय समिति से परामर्श करके जारी की जाती है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को नोटिफाई कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली अधिसूचना जारी करके ये बताता है कि इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में दर्ज किया गया है। किसके जरिए है? तो बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के जरिए, इस कानून के जरिए नोटिफिकेशन या नोटिफाई किया जाता है। तो आपको इसमें 3-4 चीज़ याद रखना है। बोरजली वेटलैंड कहाँ पे है, फिर उसके बाद ये जो बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 उसके तहत मिलता है। बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या है वो याद रखना है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या है वो याद रखना है, कहाँ पे है। नेक्स्ट है अदन की खाड़ी। अब ये क्या हुआ, तो ऐसे समझो, अब जैसे ये मान लो अदन की खाड़ी है, इसके आसपास क्या हुआ ना कि जो भारत का एक कमर्शियल शिप था, है ना, भारत का एक कमर्शियल शिप था, वो वहां से, है ना, कुछ सामान, है ना, व्यापारिक जहाज था, कुछ सामान लेके वो आ रहा था, लेकिन उसी अदन के खाड़ी के पास, आपको पता सोमालिया पायरेट्स, बहुत सारे पायरेट्स होते हैं, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया जहाज पे, और जहाज पे जब अटैक कर दिया तो उसी अटैक से बचाने के लिए इंडियन नेवी ने, है ना, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन चलाया। ठीक, और इसी वजह से ये अदन का खाड़ी न्यूज़ में है। ठीक, तो हम लोकेशन के हिसाब से देख लेंगे कहाँ पर ये देख लो। हाल ही में INS त्रिकंद जो भारतीय नौसेना का जो मिशन है उस पर तैनात स्टील फ्रिगेट, बेसिकली क्या हुआ, जो MV, है ना, गोल्डन अर्सनल नामक जो मर्चेंट वेसल थे, है ना, व्यापारिक जहाज, उस पर समुद्री डकैत के प्रयास ने, जो मतलब हमले का प्रयास किया गल्फ ऑफ एडन में, उसको विफल कर दिया, है ना, विफल कर दिया भारतीय नौसेना ने, और इसी वजह से गल्फ ऑफ एडन क्या है न्यूज़ में। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जो अदन की खाड़ी है ना, अदन की खाड़ी क्या है, गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है, इसका लोकेशन देखो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा विस्तार इसमें जाना नहीं क्योंकि कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, मर्चेंट वेसल थे, उस पर अटैक करने का प्रयास किया था, जो समुद्री पायरेट्स होते हैं ना, सी पायरेट्स, उसको। तो गल्फ ऑफ अदन, अदन कहाँ पे है, तो ये लोकेशन देखिए, गल्फ ऑफ अदन, अदन जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका गल्फ ऑफ अदन, और ये गल्फ ऑफ अदन अगर हम देखेंगे तो बेसिकली क्या है, ये वाला जो एरिया है अरब कंट्री, जो मिडिल ईस्ट वाला जो पार्ट है, उसके इधर इंडियन ओशन में ही है। ठीक, तो आपका ये रेड सी और जो इंडियन अरब सागर है ना, अरब सागर, उन दोनों को जोड़ने वाला एक तरह से बोल सकते हैं कि एक रूट है। ठीक है, अब अभी डिस्कस करते हैं इसको। देखो, गल्फ ऑफ एडन एक अत्यंत सामरिक एवं गहरे जल वाली समुद्री खाड़ी है, जो वैश्विक समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। ये रेड सी, देखो, रेड सी को अरबियन सी तथा इंडियन ओशन से जोड़ती है। ठीक, अभी देखो यही तो बताया मैंने। ये लोकेशन है कि गल्फ ऑफ एडन जो है, अब क्या है, ये रेड सी को अरबियन सी से जोड़ता है, अरबियन सी मतलब इंडियन ओशन से जोड़ता है। अब इसके जरिए अगर व्यापार करना है तो यहाँ से जा सकता है, तो एक तरह से चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट। इसको थोड़ा सा और विस्तार करोगे, ये देखो, ये है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, तो ये रेड सी को जोड़ता है किससे, इंडियन ओशन से। ठीक, अब यहाँ पर ना एक बाबल मंदेव स्ट्रेट है, तो बोल सकते हैं बाबल मंदेव स्ट्रेट कहाँ पे है, तो ये गल्फ ऑफ अदन में है, ये याद रखना। अब ये गल्फ ऑफ एडन का लोकेशन पूछे तो इसके नॉर्थ में क्या है, यमन है, साउथ में क्या है, सोमालिया है, इधर देखो तो जिबूती है। ठीक, इन सब कंट्री से इनका लोकेशन लगता है। तो बेसिकली यमन, यमन वाला जो एरिया है और उसके नीचे जो सोमालिया रीजन है उसके बीच में है ये गल्फ ऑफ एडन, इसको याद रखना। कहाँ पे है ये, बोल सकते हैं कि इंडियन ओशन में ही है। ठीक है, किस किस को जोड़ता है, रेड सी को अरबियन सागर से जोड़ता है, अदन की खाड़ी में ही बाबल मंदेव स्ट्रेट मिलता है आपको, ये बाबल मंदेव स्ट्रेट मिलता है, चोक पॉइंट है बेसिकली। यहाँ से
बेसिकली व्यापार जाता, और यहीं से बाहर जो मर्चेंट शिप भारत का जा रहा था, इसी में बोल सकते हैं कि सोमालिया, जो सोमालिया यहाँ पे ना, इसके पायरेट्स अटैक कर रहे थे, और इसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत सरकार या इंडियन नेवी ने भी एक तरह से पहल लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया था, और उस मिशन में सफलता हाथ हुई, तो पायरेट्स के जो मिशन थे उसको विफल कर दिया। ठीक है, बचा लिया हमारे जहाज को। अगला जो आर्टिकल है वो है गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस क्या है? देखो ये न्यूज़ में कैसे है इसको आप समझना है, तो पहले ये देखो, जो केतन और सिया, केतन हत्याकांड वाला जो मामला आया, आपने इसको कवर किया होगा, देखा भी होगा कि लोहागढ़ जो किला था ना, उस किले से लगभग 400 फीट है ना, 400 मीटर जो खाई था उसको उस नीचे ढकेल दिया। अब ढकेल दिया तो उसका देहांत हो गया केतन का, है ना। और केतन का जब देहांत हुआ तो कहते हैं कि उस किले के आसपास एक, है ना, इस तरह से मास्क पहने हुए, हुडी पहने हुए, है ना, पूरा एक तरह से देखोगे तो नकाबपोश एक व्यक्ति नजर आया। अब लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि ये वो इनका जो सिया का बॉयफ्रेंड है, चेतन हो, है ना। लेकिन ऐसे थोड़ी ना पहचान होगी, ऐसे थोड़ी ना पहचान होगा, तो पहचान कैसे करें, तो चेहरा तो नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला, तो एक एक बोल सकते हैं कि फॉरेंसिक विज्ञान, फॉरेंसिक दुनिया में एक मेथड है गेट एनालिसिस, और वो बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो एक ही तरीका बचता है, फिर अगर चेहरा वगैरह नहीं दिख रहा है तो जो चाल ढाल है ना, जो चलने का जो पैटर्न है उसको ट्रैक करो, और उसको जो उसका नॉर्मल जो चलने का पैटर्न है उससे मैच कराओ, और अगर वो मिल गया तो बोल सकते हैं कि उस आदमी की पहचान जारी या खुलासा हो सकता है। और इसी चीज़ को बोलते हैं गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस में क्या करते हैं, व्यक्ति की जो चाल ढाल है ना, उसके पैटर्न को डिकोड किया जाता है कि कैसे चलता है वो। ठीक है, चलने की जो एक रवैया, एक पैटर्न है, वो किस तरह से है, उसको डिकोड करके व्यक्ति की पहचान की जाती है। तो यूपीएससी इसमें क्या पूछेगा, गेट एनालिसिस किससे रिलेटेड है या किस संदर्भ में प्रयोग में आता है, तो बोल देना है कि भाई ये चलने का जो पैटर्न है, हमारी जो स्पीड है, जो एक तरह से जिस तरीके से हम चलते हैं, उस पैटर्न को डिकोड करके किसी भी हत्या मामले में जो संदिग्ध व्यक्ति होती है उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, इसी संदर्भ में ये न्यूज़ में आया है कि देख रहे हैं, लोहागढ़ किले पर हुए केतन अग्रवाल हत्या मामले में चर्चित जांच के दौरान पुणे की एक अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ा दी, जो पकड़े गए थे, जैसे सिया है, उनका बॉयफ्रेंड है, ताकि जांच एजेंसी उसकी फॉरेंसिक गेट एनालिसिस कर सके। तो फॉरेंसिक गेट एनालिसिस, तो गेट एनालिसिस क्या है, तो गेट का अर्थ है किसी व्यक्ति के चलने का विशिष्ट तरीका, जो वॉकिंग पैटर्न है। अब इसी एनालिसिस यानी इस गेट एनालिसिस के जरिए वॉकिंग पैटर्न को डिकोड किया जाता है। यानी गेट एनालिसिस क्या है, एक ऐसी वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति की चाल का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार चलता है, उसको कदमों की लंबाई कितनी है, गति कैसी है, हाथ कैसे हिलते हैं, शरीर का संतुलन कैसा है, और किस कोण पर पड़ते हैं पैर। बेसिकली गेट एनालिसिस ना एक तरह से फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए। इसे कई बार चेहरा न स्पष्ट दिखने पर भी उसकी चाल के आधार पर व्यक्ति की पहचान करने में सहायता मिलती है, और फिर जो हत्यारा होता है उसको हम पकड़ पाते हैं। बेसिकली अगर मान लो चेहरा नहीं दिख रहा है, कोई मास्क लगाया है, कोई नकाब पहन लिया है, तो कैसे पहचानेंगे कि वही व्यक्ति है, तो गेट एनालिसिस करके उसकी जो चाल है, जो वॉकिंग पैटर्न है, उसको डिकोड किया जाता है और उसके जरिए जानकारी ली जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि मान लीजिए किसी मॉल के बाहर कोई हत्या होती है। अब सीसीटीवी में अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है, कोई आरोपी दिख रहा है, वह हेलमेट और मास्क पहन रखा है, उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है, तो फिर इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि वह दाहिने पैर से हल्का लंगड़ा कर चलता है। मान लो वीडियो में यह स्पष्ट दिखता है, वीडियो में अगर मान लो चेहरा नहीं दिख रहा है, हेलमेट पहना हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो चलने का जो वॉकिंग पैटर्न है उसको डिकोड किया जाएगा। और मान लो वीडियो में दिख रहा है, सीसीटीवी दिख रहा है कि वो दाहिने पैर से हल्का लंगड़ा कर चलता है, मान लो चलते समय उसका बायां कंधा थोड़ा झुकता है, उसके कदम समान व्यक्ति की तुलना में लंबे हैं, तो पुलिस इस संदिग्ध व्यक्ति की चाल रिकॉर्ड करती है और उसकी तुलना सीसीटीवी फुटेज से करती है। यदि दोनों के चाल में पर्याप्त समानता मिलती है, ये जांच में महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य बनता है। और इसी चीज को, है ना, जो चाल वॉकिंग पैटर्न को जो डिकोड किया जाता है, इसी चीज को बोलते हैं गेट एनालिसिस। गेट एनालिसिस, ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है ऐसे कीवर्ड जो भी बहुत फेमस होता है ना, जो ट्रेंडिंग, जो न्यूज़ में रहता है, वो आ सकता है कि भाई गेट एनालिसिस क्या था, जो हाल ही में चर्चा में रहा है।
अब क्या हुआ, एक लास्ट आर्टिकल हमारा है कि भारतीय सेना के लिए विजय रोड मैप। तो बेसिकली आपको पता है कि अभी नए जो थल सेना अध्यक्ष बने हैं, है ना, 31वें थल सेना अध्यक्ष बने हैं, कौन, जनरल धीरज सेठ। पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया है। तो ये थल सेना अध्यक्ष बनते ही, है ना, सेना के आधुनिकीकरण के लिए रोड मैप जारी किया है और उसी का नाम दिया है विजय रोड मैप। ठीक, बेसिकली क्या है, थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने 31वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए विजय रोड मैप का अनावरण किया है। कोशिश क्या करना है कि किस तरह से भारतीय सेना में जो नए नए तकनीक है, नए नए लड़ने के लिए जो पहलू है ना, टेक्नोलॉजी, उसका समावेशन कर सके, उसको हम बदल सके। प्रशिक्षण प्रणाली, बहुत सारी चीजें हैं। ये जनरल धीरज सेठ है, पिछले क्लास में हमने इसको डिस्कस भी किया था। 31वें, है ना, सेना प्रमुख बनाए गए हैं, थल सेना प्रमुख। तो ये आते ही बोल सकते हैं कि सेना के आधुनिकीकरण के लिए कोशिश कर रहे हैं और आते ही ताबड़तोड़ फैसला लिया है और विजय रोडमैप जारी किया है। विजय रोडमैप जारी किया है। ठीक, इसमें क्या होगा, तो इस रोड में जाहिर सी बात है, जो विजिलेंस है, जो सतर्कता है, उस पर कोशिश होगी कि जैसे भारत की सीमा के साथ, है ना, जो सुरक्षा गतिशीलता है उसको प्रभावी बनाना है। जो भी चैलेंजेज है ना, जो भी इंटेलिजेंस है ना, जो भी एक तरह से सतर्कता है, पहले से तैयारी करनी है। इनोवेशन को बढ़ावा देना है, आधुनिक टेक्नोलॉजी को एक तरह से अनुकूलन या अडेप्ट करना है ना, संयुक्तता और एकीकरण की कोशिश करनी है कि सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच में एक तरह से कोऑपरेशन हो, समन्वय हो सके, इसको कोशिश करना है ताकि विकसित भारत 2047 का जो दृष्टिकोण है उसको प्राप्त कर सके, उसके लक्ष्य को प्राप्त कर सके। नागरिक और जो सैन्य सहयोग है ना, सिविल मिलिट्री जो सहयोग है उसको भी बढ़ावा देना है। आत्मनिर्भरता की दिशा में कोशिश करना है। देखो नाम ही है विजय, विजय, है ना, ये जो रोड मैप है विजय, तो इसको डिकोड करना है। तो वी से क्या है, विजिलेंस, आई से क्या है, इनोवेशन, जे से क्या है, एक तरह से ज्वाइंट, बोल सकते हैं कि ज्वाइंट सहयोग, ए से क्या है, आत्मनिर्भर। ठीक, ये कोशिश है। तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश है, मतलब भारत सरकार में, यानी बोल सकते हैं कि भारतीय सेना में कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी एक तरह से आधुनिकीकरण की कोशिश है तो वो भारत में ही डेवलप हो, मेक इन इंडिया के तहत से बन सके, ये कोशिश है, ताकि कम से कम डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम विदेशों पर निर्भर ना हो। इससे क्या होगा कि हमारी जो खतरा है वो बढ़ सकता है। ये सब कोशिश है। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हमने 5 आर्टिकल डिस्कस किया, है ना। आज की क्लास में देखेंगे तो हमने 5 आर्टिकल डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इंडिया, है ना, इंडिया जापान जो रिलेशंस थे उसको समझा। जापान जो 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसको देखा। ठीक, उसके बाद, है ना, बुर्जुली जो वेटलैंड है, असम का जो वेटलैंड था उसको देखा हमने, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, बुर्जली वेटलैंड बोला गया था उसको। ठीक, फिर उसके बाद अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एदन को हम डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद गेट एनालिसिस, और फिर लास्ट में विजय रोड मैप। विजय रोड मैप भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए जारी किया गया है। ठीक, अब इस सारे आर्टिकल में आप देखे होंगे, ये तो हमारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट है ही। हमने प्रीलिम्स, जहाँ पर प्रीलिम्स के नज़रिए से डिस्कस करना था वहाँ पर प्रीलिम्स के नज़रिए से किया। जिस आर्टिकल में थोड़ा सा विस्तार देना था हमने विस्तार भी डिस्कस किया। आपको करना क्या है, आप लेक्चर को बार बार देखिए, रिविजन कीजिए और साथ में टॉपिक वाइज, है ना, टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज जैसा आपको सुविधा हो नोट्स भी बनाइए, और कोई भी डाउट हो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को पसंद कर रहे हैं, डेली करंट अफेयर एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट है ना, उनको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी इशू है, उसको हम दूर कर सके और हिंदी मीडियम के रिजल्ट को बेहतर बना सके, सुधार सके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको वो नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।